हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग आ गए हैं, हम लोग कवर अप कर रहे हैं बीपीएससी 101 जो कि आपका है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, बीपीएससी 101 जिसको हम कहते हैं, बीपीएससी 101 जिसको होता है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसका हम लोगों ने काफी सारा शॉर्ट नोट्स कर लिया, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स। अभी कुछ और शॉर्ट नोट्स बचे हुए हैं, इसको करेंगे थोड़ा सा और एक दो शॉर्ट नोट्स जहां जहां लग रहा है मुझे इंपॉर्टेंट आने वाला है। ठीक है, मैं उन्हीं चीजों को कवर अप करा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू से, और शॉर्ट नोट्स के थ्रू से हम लोग सारे टॉपिक्स को ओवरऑल कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग मैंने और भी वीडियोस अपलोड करते हैं, तो जो लोग नहीं देखा है फटाफट जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और अपना लाभ उठाइए फटाफट जाके। ठीक है ना, और जो लोग अभी एग्जाम देने वाले हैं उनको साथ शेयर कर दीजिए बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो फ्री ऑफ लेक्चर से पता ही है आपको, और मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से इजी कॉन्सेप्ट्स बना के तैयार करके बहुत ही मेहनत करके ला रहा हूं। तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता ही, एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, कुछ नहीं जाएगा, मोटिवेशन मिल जाती है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में और चलते हैं और करते हैं चीजों को एक्सप्लोर। चलिए, है ना। पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, अब पोस्ट पॉजिटिविज्म देखिए, इससे पहले एफ से शुरू कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले जो शॉर्ट नोट्स का वीडियो है उसमें उस पार्ट में मैंने ई नंबर तक कराया, 5 शॉर्ट नोट वहां पे कराए हैं, तो वो जाके चेक कर लीजिएगा। तो यहां से ये पोस्ट पॉजिटिविज्म, अब देखिए कॉन्सेप्ट, देखिए शॉर्ट नोट्स मतलब यहीं से शॉर्ट नोट्स आएंगे ऐसा कुछ नहीं है, ये पोस्ट पॉजिटिविज्म के ऊपर में क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको टॉपिक्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ना कि क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। Post positivism is an approach in political and social science that developed as a criticism of positivism, है ना। तो एक ऐसा अप्रोच है पोस्ट पॉजिटिविज्म, इज अ पॉलिटिकल साइंस इन पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस दैट डेवलप्ड एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। तो पोस्ट पॉजिटिव मतलब क्या है कि जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम पॉजिटिविज्म को, उसके बारे में या फिर उसको कहा गया है। ठीक है, तो चीजों को मैं बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके से मैंने तैयार किया आपके लिए जो नोट्स वगैरह है। ठीक है, तो ताकि आपको समझ में आए, अगर नया कोई भी देख रहा होगा, नया भी कोई देख रहा है जिंदगी में कभी बुक नहीं खोला होगा जिसने, उसको भी आ जाएगा ये चीज। ठीक है, बस ध्यान से रखना, सोसाइटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और जहां पे मुझे जरूरत होगा वहीं पे मैं बाइलिंगुअल आऊंगा। ठीक है, positivists believe that social science should use methods similar to natural science and that objective facts alone could explain society. ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट है वही सोसाइटी को एक्सप्लेन करे। पोस्ट पॉजिटिविस्ट्स आर्ग्यूड दैट सोशल रियलिटी इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड कैनॉट बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। तो पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं, पॉजिटिविस्ट बिलीव करते हैं कि सोशल साइंस जो है वो सिमिलर मेथड यूज करे नेचुरल साइंस की तरह, और जो फैक्ट्स है वही एक्सप्लेन करेंगे सोसाइटी को। पर पोस्ट पॉजिटिविस्ट लोग क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सोशल रियलिटी जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो ये सिर्फ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से काम में नहीं आने वाला है। ठीक है, इसके लिए दूसरा कुछ चाहिए। अकॉर्डिंग टू पोस्ट पॉजिटिविज्म, अब क्या बोलते हैं वो लोग, बोलते हैं ह्यूमन बिहेवियर इन इन्फ्लुएंस्ड बाय वैल्यूज, beliefs, culture, language, and historical experiences. Therefore, complete objectivity is difficult because researchers themselves may be influenced by their own backgrounds and assumptions. Yes or no? Of course yes. कि human behavior जो है अलग अलग बिलीफ, अलग अलग वैल्यूज से डिपेंड करता है, तो इनके लिए क्या है कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज डिफिकल्ट, क्योंकि रिसर्चर्स जो है, ठीक है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं देयर अपने बैकग्राउंड और एजम्पशंस के बारे में। ठीक है, एजम्पशंस के लिए या फिर एजम्पशंस के थ्रू से। पोस्ट पॉजिटिविस्ट बिलीव दैट नॉलेज इज ऑलवेज ओपन टू रिवीजन. No theory or conclusion should be considered absolutely true because new evidence and different perspectives may challenge existing ideas. तो देखो, पुराना कुछ जो चीज है वो कहते हैं कि रिवीजन, पोस्ट पॉजिटिव भी कहते हैं कि नॉलेज क्या है जो रिवीजन कर सकते हैं नॉलेज का हम, मतलब अभी जो आइडिया हम लोग ने दिया है कुछ देर बाद अगर उसी आइडिया पे हम काम करेंगे तो वो नया कुछ निकल सकता है उसमें, तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि वो एब्सोल्युटली ट्रू ही होगा, है ना। तो ये कहा गया है, दिस अप्रोच एनकरेजेस द यूज ऑफ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स. Interviews, observation, historical studies, and interpretation are considered important for understanding political behavior and social institutions. तो दिस अप्रोच एनकरेजेस, तो ये जो अप्रोच है एनकरेज क्या करता है कि दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मेथड्स को यूज किया जाए। ठीक है, और कहा जाए कि, और बोला गया कि इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, हिस्टोरिकल स्टडीज होनी चाहिए। ठीक है, ताकि पॉलिटिकल बिहेवियर, सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में हम जान पाए। पोस्ट पॉजिटिविज्म ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन पॉलिटिकल रिसर्च। ठीक है, पोस्ट पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है कि उसको भी वैल्यू दिया जाता है कि एथिक्स और वैल्यूज को पॉलिटिकल रिसर्च में वैल्यू दिया जाता है। इट एक्सेप्ट दैट सोशल साइंस शुड नॉट ओनली एक्सप्लेन सोसाइटी बट आल्सो हेल्प एड्रेस इश्यूज सच एज जस्टिस, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, है ना। तो ये एक्सेप्ट किया जाता है कि सोशल साइंस सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को एक्सप्लेन नहीं करेगी, पर ऐसे कुछ इश्यूज है जो जस्टिस से रिलेटेड इश्यूज है, इक्वालिटी से रिलेटेड, जो डेमोक्रेसी रिलेटेड है, ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो इश्यूज है, उसको भी डील आउट सोसाइटी के सोशलाइज करने की। तो एक बेसिकली कहा जाता है कि एक चीज कॉन्सेप्ट पे हम डिपेंड नहीं हो सकते,
यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट के थ्रू से हम चीजों को आसान बना सकते हैं, चीजों को लर्न कर सकते हैं या फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। समझ में आया? दस पोस्ट पॉजिटिविज्म प्रोवाइड्स अ ब्रॉडर एंड मोर फ्लेक्सिबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी बाय कंबाइनिंग साइंटिफिक इंक्वायरी विद क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो सिर्फ और सिर्फ हम पोस्ट पॉजिटिविज्म का कहने का मतलब है कि ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और मोर फ्लेक्सिबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल, जिसके कारण से हमें और अच्छे से पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में जानने को मिलता है, जिसमें हम साइंटिफिक इंक्वायरी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मैंने कहा है आपको, ठीक है, जिसके कारण से साइंटिफिक इंक्वायरी में भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है और क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन और सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ठीक है। तो चीजें ऐसे होती हैं, ठीक है। चलते अब होता है पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म। अभी मैंने इसके बारे में बताया है एक्सटेंडेड, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि इससे पहले जो वीडियोस आप देख सकते हैं या फिर बहुत सारे वीडियोस हैं उसमें जाके देखिएगा, तो वो इसमें क्या है कि उस कॉन्सेप्ट के साथ में थोड़ा आगे पीछे होगा या फिर कुछ जुड़ जाएगा इसमें नए नए चीजें, इसलिए कहा गया एक्सटेंडेड, मैंने एक्सटेंड किया है इसको। पॉलिटिकल मैं इसको सिर्फ पढ़ ही रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समझाया गया, तो अगले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, आप जाके पता चल जाएगा। पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट सोसाइटी शुड प्रिजर्व द institution and establish social order. Conservatives believe that customs developed over many generations provide stability and should not be abandoned with careful consideration. Edmund Burke is regarded as the founder of modern conservatism. He argued that sudden revolutions create disorder and destroy valuable institutions. Instead, he favored gradual reforms based on practical experiences. है ना? तो देखो एडमंड बर्क के बारे में कहा गया है, वो फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। उनका कहना ये है कि रिवोल्यूशन, जो सडन रिवोल्यूशंस होते हैं, वो डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय वैल्यूएबल इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, गवर्नेंस हो, या फिर वो अचानक से किसी भी चीज को चेंजेस नहीं लाइए उसमें, तो उसमें ग्रेजुअली आपको चेंजेस लाने हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ। पहले एक्सपीरियंस कीजिए चीजों को, मार्केट में आइए, फील्ड में आइए, समझे, फिर चेंज कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Conservatives believe that human beings are not perfect and therefore require laws, authority, and strong institutions to maintain peace. They support the importance of family, religion, private property, and national unity. ठीक है, किन किन चीजों पे वैल्यू दिया, तो इसलिए मैंने एक्सटेंडेड किया क्योंकि इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिव में बनाया है मैंने। अगर सेम चीज अगर मैंने आपको बताना शुरू कर दिया तो हर एक क्वेश्चन तो सेम हो जाएंगे, तो इसमें मैंने कुछ चीजें एक्सटेंडेड किया है, कुछ चीजें नए नए इंक्लूड किए हैं, उसमें कुछ कंजर्वेटिज्म के बारे में बताया गया। एक और वीडियो है उसमें भी कंजर्वेटिज्म के बारे में बताया गया। तो सारे वीडियोस को आप एक साथ देखिएगा और बढ़िया से आपके दिमाग में कंजर्वेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर आउट बैठ जाएगा, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म वैल्यूज कंटिन्यूटी रादर देन रेडिकल चेंज, ठीक है, रेडिकल चेंज नहीं होता इसमें, कंटिन्यूटी होता है धीरे धीरे। इट आर्ग्यूज दैट सोशल इंस्टीट्यूशंस हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड शुड बी रिस्पेक्टेड बिकॉज दे रिफ्लेक्ट कलेक्टिव विजडम. Conservatives also believe that government should maintain law and order while protecting citizens' right and property. तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप अचानक से चेंज नहीं करते क्योंकि वो काफी दिन से चलता आया है, एक लंबे अरसे की बात है, तो उसका अचानक से चेंज नहीं कर सकते आप, पर वो रिफ्लेक्ट करते कलेक्टिव विजडम, मतलब कहना है, कहने का मतलब है कि एक कलेक्टिव विजडम का पार्ट है या फिर वैल्यूएशन है दिया उन्होंने। तो गवर्नमेंट को मेंटेन करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को, ताकि सिटीजन्स की राइट एंड प्रॉपर्टी मेंटेन रहे। Modern conservatism accepts democratic institutions and certain social reforms but insists that reforms should strengthen rather than weaken society. ठीक है, it supports responsible freedom along with individual duties and social obligations. तो मॉडर्न कंजर्वेटिज्म का क्या फंडा है, वो बोलते हैं कि ये एक्सेप्ट करते हैं कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है कि डेमोक्रेटिक मतलब मॉडर्न कंजर्वेटिज्म बोलते हैं कि हमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और सर्टेन सोशल जो रिफॉर्म्स है, मतलब सोशल रिफॉर्म्स और मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, हमें डेमोक्रेटिक वो एक्सेप्ट्स हैं, पर कहते हैं कि मतलब कहने का मतलब कि रिफॉर्म जो होना चाहिए वो स्ट्रेंथन करे, ना कि सोसाइटी को वीक करे। मतलब अचानक से चेंज होगा तो सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे, तो सोसाइटी वीक हो सकती है, तो ऐसा नहीं करना है, आराम से आप ग्रेजुअल चेंज करिए, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम, ठीक है, ऐसा फ्रीडम होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होनी चाहिए, मतलब तरीके से होना चाहिए, लॉ एंड मेंटेन करके होना चाहिए, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल की ड्यूटीज और सोशल ऑब्लिगेशंस हो। अचानक से नहीं, ऐसे भी कोई बिना ड्यूटी के, बिना ऐसे तोड़ मरोड़ के सोसाइटी को चेंज कर रहे हैं, कुछ भी करके रिवोल्यूशन ला रहे हैं अचानक से, मतलब बिना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किए हुए, तो जिसमें चीजें बिगड़ सकती हैं। ओवरऑल पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म सिक्स टू बैलेंस स्टेबिलिटी विद ग्रेजुअल प्रोग्रेस, ठीक है, ठीक है, अभी मैंने बताया भी इसके बारे में। इट बिलीव्स दैट preserving traditions, respecting authority and maintaining social harmony are essential for peaceful development of the society. तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि
अगर आपको ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करके रखना है, चीजों को अगर आपको पुराने चीजों को आपको प्रिजर्व करके रखना है, पुराने ट्रेडिशंस को, तो आपको अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, जो अथॉरिटी मेंटेन करें चीजों को, ठीक है। सोशल हार्मोनी को मेंटेन करना है आपको, ठीक है, सोसाइटी में, ताकि मेंटेन रहे पीस एंड पीस चीज, मतलब शांति कायम रहे, और यार पीसफुल डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के पीसफुल डेवलपमेंट के लिए भी एसेंशियल है ये चीजें, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा चीज। तो कंजर्वेटिज्म के बारे में और भी लेक्चर्स है मेरे, और भी क्वेश्चंस, और भी शॉर्ट नोट्स के बारे में डिस्कशन किया मैंने, तो आप वहां पे जाकर चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चीजें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। मैंने एक्सटेंडेड कुछ एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे बताया, तो आप सारे को एक साथ आप वहां पे कर सकते हैं। तो अभी ये इस पार्ट में लास्ट हम शॉर्ट नोट कंप्लीट करेंगे। इसके बाद भी अगर कुछ मुझे कुछ लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स छूट रहे हैं, तो मैं आपके लिए ऑफ कोर्स लेके आऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जितना भी क्वेश्चन मैंने कराया अभी तक, फिलहाल मैक्सिमम ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। क्वेश्चन आने की संभावनाएं होंगी यहाँ से, तो बाकी और भी क्वेश्चन से जो लग रहा है मुझे कि मैंने आपको बताया कि चीजें, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के वर्डिंग चेंज कर देते हैं, जो आपके मतलब जो एग्जामिनर्स होते हैं, तो क्वेश्चन के जो वर्डिंग्स है वो वर्डिंग्स चेंज कर देते हैं, ठीक है। और एनालिटिकल कैपेसिटी आपके में होनी चाहिए, एनालिटिक्स करना आना चाहिए कि क्वेश्चंस क्या पूछा है बेसिकली वो समझ में आना चाहिए। अगर वो समझ में आ गया तो आप लिख सकते हैं। तो तकरीबन हम क्वेश्चंस के थ्रू से सारे ही टॉपिक कवर अप कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, अब देखिए थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी आर्ग्यूज दैट इन एवरी सोसाइटी पॉलिटिकल पावर इज मेनली एक्सरसाइज्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल नोन एज द एलीट, ठीक है। कहा यह क्या जाता है, एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी बोलते यही ये है कि हर एक सोसाइटी में पॉलिटिकल पावर जो है स्मॉल ग्रुप के इन्फ्लुएंशियल पीपल जो होते हैं, मतलब स्मॉल ग्रुप के जो अमीर लोग हो जाए, मान के चलो कि यहाँ पे एक छोटा सा गांव है, इस गांव में 10 के बदले 5 लोग हैं, 5 लोग बहुत ज्यादा अमीर है, या फिर 4 लोग बहुत ज्यादा अमीर, तो ये चारों लोग है ना पॉलिटिक्स चलाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी चलाएंगे, या फिर डेमोक्रेसी कंट्रोल करेंगे। ऑल्दो डेमोक्रेसी अलाउज सिटीजन्स टू वोट, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजंस आर यूजुअली मेड बाय लीडर्स हु possesses wealth, education, organizational skills और administrative experiences। तो हमें कहा जाता है ऑल्दो डेमोक्रेसी अलाउ सिटीजन्स टू वोट, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, मतलब हमें कहा यह जाता है कि जो सिटीजन्स होंगे, ठीक है, डेमोक्रेसी अलाउ करती है कि सिटीजन्स वोट करें। इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजन जो होता है बेसिकली लीडर्स जो लेते हैं, जो कि वेल्दी होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, या फिर उनमें स्किल्स होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होता है, वही लेते हैं। इंपॉर्टेंट थिंकर्स एसोसिएटेड विथ, जो कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जो एलीट थ्योरी के साथ इंक्लूडेड है, जिसमें विल्फ्रेडो पैरेटो, गेटन Gaetano Mosca and Robert Michels developed the iron law of oligarchy, which states that every large organization eventually comes under the control of small leadership group because efficient administration requires specialized knowledge and organization। तो iron law of oligarchy क्या कहते हैं, इसमें कहा यह जाता है कि एवरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इवेंचुअली, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से ऑटोमेटिक ही कंट्रोल में आ जाते हैं, स्मॉल लीडरशिप ग्रुप्स के कंट्रोल में आ जाते हैं, क्योंकि बिकॉज एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, क्योंकि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो आपको स्पेशल नॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। तो इसी वजह से वो 4-5 लोगों के अंदर में आ जाता है। तो ये क्या आपका कहने का मतलब वो है। तो ये नाम आपको याद रखना है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची, ये सब आपको दिमाग में रख के चलना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची क्या है, तो वो देख लीजिएगा आप, यहां इसे समझ लीजिएगा, आ जाएगा। एलीट थ्योरिस्ट्स बिलीव दैट ordinary citizens often lack the time, interest or information needed to participate actively in complex political decisions। elite theories का कहना यह है कि जो ordinary citizens है उनके पास में टाइम नहीं होता है, उनको इंटरेस्ट नहीं दिखाते, या फिर जो इंफॉर्मेशन उनके पास में होती है, ठीक है, वो एक्टिवली नहीं मिल पाता उनको। तो इसी वजह से therefore elected leaders and experts play the major role in the governing society। modern democratic elitists argue that democracy does not eliminate elites but allows competition among different elite groups through free and fair elections। Citizens retain the power to replace one group of leaders with another through voting। कहा यह जाता है ना, अभी भी हम लोग के कंट्री में भी हो रहा होगा, ये होता ही है, क्या हो रहा होगा, क्या होता ही है कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक एलिसिस्ट कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है डज नॉट एलिमिनेट एलिट्स बट अलाउज कंपटीशन। तो वो एलिट्स को हटाते नहीं है, जो मतलब एलिसिस्ट, मतलब जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक एलिसिस्ट जो है वो मतलब एलिस्ट ग्रुप को हटाते नहीं कि तुम्हारा ग्रुप इतना बड़ा नहीं, हम ज्यादा में वैसा नहीं, वो मतलब लोगों को मतलब कंपटीशन में ले आते हैं कि कंपटीशन करिए आप, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, तो सिटीजन जिसको चूज करेंगे वही होगा। तो कहने का मतलब क्या कि हमारे पास में इसी सिस्टम में एक फॉलो होता है इंडिया में, है ना, तो आपको पता चल रहा होगा। क्रिटिक्स आर्ग्यू
that elite theory weakens popular participation and may reduce political equality. तो क्रिटिक्स बोलते हैं जो ये एलिट थ्योरी जो है ना वो पार्टिसिपेशन में पॉपुलर पार्टिसिपेशन में वीकेन करती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी में कटौती लाती है. हाउएवर सपोर्टर्स बिलीव दैट एक्सपीरियंस लीडर्स एंश्योर्स स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग. तो मैंने भी अभी कहा कि इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग अभी हमने पढ़ा भी है कि इफेक्टिव डिसीजन के लिए क्या है, सपोर्टर्स इनको बिलीव करते हैं कि एक्सपीरियंस लीडर जो होता है जो इसके थ्रू से आते हैं एलिसिस्ट या फिर एलिट ग्रुप थ्योरी के थ्रू आते हैं, जो वो उनमें एक स्टेबिलिटी होती है, एफिशिएंट होते हैं वो और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते हैं. ठीक है. एलिट थ्योरी therefore presents democracy as a system in which public participation exists but political leadership remains concentrated in the hands of a limited number of capable individuals. तो एलिट थ्योरी मतलब आपको क्या मतलब डेमोक्रेसी को इस तरह प्रेजेंट करती है जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन तो होता है, पब्लिक पार्टिसिपेट करती है, बट जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो एक जगह पे कंसेंट्रेटेड रहती है, मतलब कुछ लोगों के तक ही सीमित रहती है और वो लोग ही है जो कैपेबल इंडिविजुअल्स होते हैं, वही लोग लास्ट में एट लास्ट डिसीजन लेते हैं. ठीक है. तो होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. एलिसिस थ्योरी क्या है, एलिट थ्योरी क्या है. ठीक है. तो ये बहुत ही आसान तरीका है, मैंने आपके लिए बहुत इजी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है. तो जो लोग नए भी देख रहे हैं ना उनको भी ये समझ में आ जाएगा. तो जो लोग नए हैं चैनल में प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा. बने रहिए हमारे साथ. मिलते हैं अगले पार्ट की वीडियो में. थैंक यू. जय हिंद.